करेक्टिव वेव का कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या यहाँ इस पैटर्न में हमारा स्ट्रॉन्ग बी वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या यहाँ पे सभी रिट्रेसमेंट रूल्स फॉलो कर रहे हैं, क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, और क्या इस करेक्शन में सी वेव का एंड पॉइंट को हम लोग ट्रेंड लाइन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेव के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेव सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग सबसे पहले ये देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया था। मतलब यहाँ पे हम लोग का जो करेक्शन हुआ था, करेक्टिव पैटर्न हम लोग का सी वेव जो यहाँ पे फेलियर हुआ था 28 मार्च 2023 को, और इसके बाद हम लोग का यहाँ से जो राइज हुआ था रफली 30 डेज का राइज था, और ये हमारा 15 मई को हम लोग का यहाँ पर फर्स्ट वेव कंप्लीट किया। और उसके बाद जैसा पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग के यहाँ पे एक करेक्शन में हम लोग इंटर कर चुके थे, और करेक्शन का हम लोग का यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न या जिगजैग पैटर्न होने की संभावना था। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। अब ये देखेंगे कि आने वाले समय यहाँ पे किस तरह का फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन होने वाला, और उसके सबऑर्डिनेट वेव बी वेव हमारा चूंकि इसके हाई से ऊपर जा चुका है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बी वेव बनने की संभावना। तो वो किस तरीके से सभी रूल्स को फॉलो कर रहा है, क्या रिट्रेसमेंट यहाँ पे हम लोग का सभी तरीके से फॉलो कर रहा है, क्या हम लोग का यहाँ पे सी वेव जो इस फ्लैट पैटर्न का सी वेव है उसका एंड पॉइंट कौन सा है। तो चलिए अब इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इस फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद करेक्टिव का कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। तो इसलिए हम लोग डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। ये हम लोग निफ्टी का आवरली चार्ट है, और इस आवरली चार्ट में जैसा पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ पे एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था जो 5 वेव में था, जिसका कि सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड था, और इसमें सबऑर्डिनेट फिफ्थ वेव हम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट वेव था। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेक्शन का ए वेव का फॉर्मेशन हो चुका था, हम लोग बी वेव में थे। हम लोग पिछले वीडियो में जो डिस्कस किए थे उस समय हम लोग इस पॉइंट पे थे जिसमें आप लोग से डिस्कस किए थे कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन होना है, और फ्लैट पैटर्न के फॉर्मेशन के तहत हम लोग देख रहे हैं कि इसका ए वेव का कंप्लीट यहाँ पे हुआ, और ए बी वेव हमारा इसके हाई से ऊपर जा चुका है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि फ्लैट पैटर्न के तहत यदि बी वेव हमारा इसके हाई से ऊपर जाता है तो स्ट्रॉन्ग बी के कैटेगरी में आता है। अब स्ट्रॉन्ग बी में दो तरीके का फॉर्मेशन होता है। यदि हमारा इस ए का 132% से ऊपर जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग बी वेव के कैटेगरी में आता है, और यदि 138.2% से ऊपर चला जाता है तो हमारा वो रनिंग फ्लैट का बी वेव का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें, चूंकि यहाँ से हम लोग का हाई पॉइंट मतलब 18,459 से ऊपर जा चुका है, और ये हमारा 3 वेव में ऊपर जा रहा है। 3 वेव हम लोग इसलिए इसको कर रहे हैं कि हमारा यहाँ से जो ऊपर का ए वेव का फॉर्मेशन है उसके कंटिन्यूएशन में हमारा इस हाई को ब्रेक नहीं किया था, और यहाँ से हमारा ये बी और ये सी वेव, यदि हम इस बी वेव का सबऑर्डिनेट वेव को चेक करें तो उसका ए वेव का जो रिट्रेसमेंट था यहाँ से जो ये राइज हुआ है इसका 61.8% के पास करेक्शन पूरा किया, और जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो बी वेव का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक जिगजैग पैटर्न में ऊपर की ओर जा रहा है। और जिगजैग पैटर्न का जो ऊपर जा रहा है उसके तहत यदि हम लोग टाइम को एनालाइज करें तो यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पे हम लोग का रफली 2 दिन का हम लोग का ए वेव का फॉर्मेशन हुआ था, रफली हम लोग का यहाँ से 2 दिन से ज़्यादा का बी का फॉर्मेशन हुआ, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि हो सकता है कि आने वाले 2 दिन तक ऊपर रहने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ए बी और सी वेव कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा करके जो कि एक हायर टाइम फ्रेम का ए बी और फिर से सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं कि हमारा बी वेव है जो कि ए वेव से ऊपर जा चुका है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बी वेव के कैटेगरी में आ जाता है। या यदि हम लोग देखते हैं कि हो सकता है कि जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि चूंकि हम लोग का इससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का सेकेंड वेव में है, और सेकेंड वेव जो होता है नॉर्मली सेकेंड वेव में फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, जो कि पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, और पहले जो डिस्कस किए थे उसमें हम लोग ये डिस्कस भी किए थे कि चूंकि हम लोग का यहाँ से 5 वेव कंप्लीट करके यहाँ पे पैटर्न कंफर्म कर चुका था। पैटर्न कंफर्म मतलब ये 5 वेव कंप्लीट करके और ये करेक्शन में इंटर कर चुका था। पिछले वीडियो में हम लोग से ये भी डिस्कस किए थे कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट था टाइम का वो हम लोग का बचा हुआ था, चूंकि हम लोग का जैसा देखे थे कि इस इम्पल्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव सेकेंड में हमारा 5 डेज का करेक्शन हुआ था। तो जैसा पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि यहाँ पे एक फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद मिनिमम 5 डेज तक नीचे रहना था, जो कि हो चुका है।
क्योंकि हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग का जो ए वेव का फॉर्मेशन हुआ, ए वेव बनने का जो बी वेव में हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बी वेव बनने का सी वेव में रहने की संभावना है। और इस तरीके से कह सकते हैं कि फर्स्ट वेव कंप्लीट करने का सेकंड वेव में रफली हम लोग का 9 दिन बीत चुका है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इस इम्पल्स वेव का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था प्राइस का, वो भी पूरा हो चुका है। टाइम का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था वो भी पूरा हो चुका है। अब हम लोग सिर्फ ये देखने का कोशिश करेंगे कि जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ट्रेंड लाइन में हम लोग यहाँ पे यदि ड्रॉ करते हैं तो ये देखते हैं कि यदि हम लोग इसे हम लोग सेकंड वेव मानते हैं तो ये हम लोग का ब्रेक कर रहा है, तो ये हमारा सेकंड वेव नहीं हो सकता है। इसका मतलब हमारा ये ए बी या तो सी वेव, यदि हमारा ये सी वेव है तो यहाँ पे हम लोग का डबल फेल्योर हो जाता है। तो ऐसे केस में बहुत कम संभावना है कि ऐसे केस में डबल फेल्योर होता है। तो हम लोग ये ज़्यादा उम्मीद है कि हम लोग का यहाँ पे करेक्टिव राइज में मतलब बी वेव कंप्लीट होने के बाद और यहाँ से सी वेव के फॉर्म में नीचे करेक्शन होने की संभावना है। और ये सी वेव का जो फॉर्मेशन होगा वो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्लैट पैटर्न के तहत जो एसेंशियल रूल है, उस एसेंशियल रूल में बताया गया है कि सी वेव मिनिमम ए वेव का 38.2% होना चाहिए। ये वेव हमारा 393 पॉइंट का है और बी वेव हमारा इस हाई से ऊपर जा चुका है। तो ये हम लोग के स्ट्रॉन्ग बी वेव के कैटेगरी में आ चुका है। तो वैसे केस में जो सी वेव का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है इस ए वेव का 38.2% होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस ए वेव चूंकि हम लोग का 393 पॉइंट का है, तो इस 393 पॉइंट का यदि 38.2% निकालते हैं तो रफली हम लोग का 150 मतलब वो 150 पॉइंट के आसपास आता है। तो बी वेव जहां भी हम लोग का ऊपर जाता है, जहां भी हम लोग का कंप्लीट करके सी वेव में जब इंटर करेंगे, रफली हम लोग का जो भी 38.2% होता है, जो कि हम लोग का रफली 150 या 160 पॉइंट होता है, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। जो भी माइनस करने के बाद जो भी पॉइंट आता है वहां तक मिनिमम आने की संभावना है। और साथ ही साथ टाइम को यदि देखते हैं तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का ए वेव में चूंकि हम लोग का 3 डेज लगा है और बी वेव में हमारा 6 डेज लग चुका है, तो सी वेव में मिनिमम हम लोग का कम से कम 3 दिन रहने की संभावना है, या हो सकता है 6 डेज भी रहने की संभावना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बी वेव कंप्लीट करने के बाद मिनिमम 3 डेज तक नीचे रहता है या नहीं रहता है, और सी वेव का पैटर्न किस तरीके से कंप्लीट करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं सभी छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, ए बी और सी वेव की बात कर रहे हैं। और ये सी वेव ही हमारा सेकेंड वेव का फॉर्मेशन होगा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड वेव का फॉर्मेशन होगा। और ये जो सेकेंड वेव होगा, यहाँ से यदि हम लोग इस इम्पल्स वेव जो स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे चूंकि हम लोग का फेलियर था, इस 0 पॉइंट हमारा ये था, यहाँ से यदि हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग देख पाते हैं कि हम लोग का जो सेकेंड वेव है वो कहीं ना कहीं हमारा इस वेव के पास, मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सी वेव जब भी बनेगा तो हमारा एक नया पॉइंट क्रिएट होगा, और यही नया पॉइंट क्रिएट जो होगा वो हमारा सेकेंड वेव का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर बी वेव बनने के बाद जो सी वेव का फॉर्मेशन होगा वो कम से कम 3 दिन का होना चाहिए। क्योंकि 3 दिन यदि हमारा यहाँ पे बीत जाता है तो जब भी हम लोग यहाँ से 0 पॉइंट से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ना ही इस पॉइंट को टच करना चाहिए, ना ही इस पॉइंट को टच करना चाहिए, और यहाँ पे हम लोग का एक फ्रेश पॉइंट, एक नया पॉइंट मिलना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ सेकेंड वेव मतलब ए बी और सी वेव का एंड पॉइंट होना चाहिए। और यही एंड पॉइंट हमारा सेकेंड वेव का कंप्लीशन होगा, और फिर से यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर जाएंगे। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले समय में, मतलब आने वाले, जैसा कि हम लोग यहाँ पे पिछले 2-3 वीडियो पहले बताए थे कि हम लोग का यहाँ पे 5th वेव फेलियर हुआ था, और उसके बाद इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का सभी टाइम फ्रेम का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके पिछले 9 दिनों से हम लोग करेक्शन में है, और बहुत ज़्यादा संभावना कि अभी आने वाला हो सकता है 2-3 दिन अभी और करेक्शन में रहने की संभावना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर से हम लोग का एक करेक्टिव फॉल कंप्लीट करने का, फिर से हम लोग थर्ड वेव में ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग एक वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके करेक्शन में है, और फिर से हम लोग सेकंड एक करेक्शन पूरा करके फिर से हम लोग ये थर्ड वेव, मतलब हम लोग शॉर्ट टर्म का जो हम लोग का शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। मतलब 28 मार्च से ही हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जिसका हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म कंप्लीट कर चुका है। इस वेरी शॉर्ट टर्म का भी एक राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जो कि हम लोग का यहाँ पे 15 मई को पूरा कर चुका है, उसका हम लोग करेक्शन में, और इसी पॉइंट से हम लोग का शॉर्ट टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 3 महीने का होता है, तो जिसमें हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म पूरा हो चुका है, सेकंड वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग करेक्टिव फॉल में, और फिर से अगेन हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड और शॉर्ट टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड, मतलब दोनों टाइम फ्रेम के हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर करेंगे, और जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक 9 दिन का जो करेक्शन में है, जिसका ए बी और सी वेव पूरा करके
फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर करने की संभावना है। तो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो हम लोग शॉर्ट टर्म के भी अभी राइजिंग ट्रेंड में है, सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म का एक छोटे से करेक्शन में है, करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने का कोशिश करेंगे कि चूंकि हम लोग का सी वेव इसके आसपास कहीं ना कहीं कंप्लीट करने की संभावना और एक नया पॉइंट क्रिएट होगा, जो कि हम लोग यहाँ से जीरो से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसी पॉइंट को टच करेगा और यहाँ से फिर से हम लोग थर्ड वेव कंटिन्यू कर जाएंगे। तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि वॉल्यूम हमारा यहाँ पे सपोर्ट कर पा रहा है या नहीं। तो वॉल्यूम को यदि हम लोग एनालाइज करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ए वेव का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज किया था, लेकिन बी वेव का जो फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से हम लोग का जो बी वेव का फॉर्मेशन हुआ जो 6 डेज का है, तो यहाँ पे हम लोग यदि वॉल्यूम को एनालाइज कर पा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि ए वेव के टाइम में हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज किया था, लेकिन वी वेव के टाइम में हमारा वॉल्यूम है जो कि ए वेव के रेस्पेक्ट में इंक्रीज किया है, जो अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हमारा बी वेव स्ट्रॉन्ग बी वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। और उसके बाद सी वेव में देखिए क्या आने हो सकता है 2-3 दिन जो करेक्टिव फॉल होगा उसमें वॉल्यूम बहुत स्लो होगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि हम लोग का सी वेव ही है और उसके बाद फिर से हम लोग ऊपर कंटिन्यू कर जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ जो करेक्टिव पार्ट है उस करेक्टिव पार्ट में हमारा ए वेव कंप्लीट हो चुका है, बी वेव में हम लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं हम लोग का मंडे या ट्यूसडे को कंप्लीट हो जाने की संभावना है और फिर से हम लोग सी वेव में इंटर करेंगे। और सी वेव के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो भी हाई बनेगा उससे हम लोग का रफली 38.2% ऑफ वेव ए उसका 38.2% होना चाहिए और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा टाइम वाइज करेक्शन होगा और टाइम वाइज करेक्शन होने के बाद यही हमारा सेकंड वेव का कंप्लीट करके फिर से थर्ड वेव में कंटिन्यू कर जाएंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करते हैं कि आने वाले मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। तो उसके लिए अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। हम लोग 50 मिनट चार्ट्स पे आ चुके हैं। अभी 50 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का फिफ्थ वेव यहाँ पे एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था, उसका हम लोग का ए वेव का फॉर्मेशन हुआ, ये हम लोग का बी का सबऑर्डिनेट वेव ए बी और सी वेव में है। इस बी वेव का सबऑर्डिनेट वेव ए का और ये बी इसका रफली हम लोग का इस ए वेव का 61.8% पास रिटेस्ट किया और यहाँ से हम लोग फिर से सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो सी वेव बहुत ज़्यादा संभावना है कि ए वेव का जो डिस्टेंस है वही कवर करने की संभावना है, मतलब फिर से हो सकता है कि 18,600 के पास जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं मंडे और ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे 18,400 और ऊपर 18,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है और इसी रेंज बाउंड में रहता है तो डिक्लाइन पे हम लोग बाय करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब भी डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस, चूंकि हम लोग का इस बी वेव का जो सबऑर्डिनेट वेव बी है उसका एंड पॉइंट ये है, तो इस छोटे टाइम फ्रेम के हमारा जो नीचे का स्टार्टिंग लेवल है वो 18,200 है। मतलब इस छोटे टाइम फ्रेम मतलब मंडे के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 18,200 का रहेगा। लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम का यदि हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो उसका जो स्टॉप लॉस है चूंकि इस ए पॉइंट से नीचे नहीं आना चाहिए और ये ए पॉइंट है हमारा 18,066 का, तो उसके लिए हम लोग मतलब इस वीक के लिए यदि हम लोग कहें तो 18,066 का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, चूंकि हम लोग का आने वाले 2 दिनों के लिए हम लोग का रेंज बाउंड था 18,400 18,600, लेकिन यदि हम लोग वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम लोग का क्या होने की संभावना, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं फिर से इस 15 मिनट के चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। पुनः हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं और आवरली चार्ट में हम लोग रेंज बाउंड के तहत ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर चूंकि बे वेव हम लोग का 18,600 के आसपास पूरा करने की संभावना है, जो कि ये वेव का 138.2% के आसपास होता है। तो यहाँ पे हम लोग का बी वेव कंप्लीट करने के बाद तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऊपर 18,600 यहाँ पे हम लोग का बी वेव कंप्लीट करके फिर से सी वेव में इंटर करने की संभावना। और सी वेव चूंकि इस बी वेव के बाद जो सी वेव का फॉर्मेशन होगा ए वेव का 38.2% होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यदि ऊपर 18,600 के पास पूरा करता है तो इसका 38.2% रफली 18,400 के पास आता है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस वीक में अपर का रेंज बाउंड के तहत ऊपर 18,600 और नीचे 18,400 या फिर 350 इसी रेंज बाउंड में नीचे रहने की संभावना है। लेकिन हर डिक्लाइन पे हम लोग बाई करके ही चलेंगे और स्टॉपर्स को सिर्फ फॉलो करेंगे। जो आप लोग को हम आने वाले 2 दिनों के लिए जो स्टॉपर्स दिए थे 18,200 का था, लेकिन यदि हम लोग पूरे वीक की स्टॉप लॉस की बात करें तो उसके लिए हम लोग का जो स्टॉप लॉस होगा 18,066 का होगा। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करके ही चलेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग का नीचे करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर जब स्टार्ट होता है तो हम लोग का इस पूरा जो एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन 1 बना है उसका हम लोग का ये सेकंड वेव बनेगा, उसका जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट होगा वो हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करेंगे। तो उसे हम लोग फिर आने वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम लोग इस वीक के लिए सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो भी रेंज
बाउंड के तहत नीचे डिक्लाइन पे आता है, हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करने का कोशिश करेंगे और इंट्राडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। और यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है तो 68 के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू करते रहेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखें कि इस निफ्टी में हम लोग का जो पैटर्न का जो फॉर्मेशन हो रहा है, हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग बी वेव या फिर रनिंग फ्लैट के फॉर्मेशन के तहत हम लोग का बी वेव जो है 138.2% से ऊपर जाता है तो रनिंग फ्लैट का फॉर्मेशन होगा। और उसका सी वेव फेल्योर, जब भी हम लोग का रनिंग फ्लैट का फॉर्मेशन होता है तो वैसे केस में सी वेव फेल्योर होता है। और सी वेव जब फेल्योर होता है तो उसके बाद का जो मूवमेंट होता है वो शार्प राइज में होता है, तो उसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर रिट्रेसमेंट को देख रहा है तो हम लोग का जो रिट्रेसमेंट था इसका पूरे एक इम्पल्स वेव का, उसका रिट्रेसमेंट भी 38.2% के आसपास रफली हो चुका है। और हम लोग ऐसा कह सकते हैं जो मिनिमम इम्पल्स का जो रिक्वायर्ड था प्राइस वाइज, वो भी हम लोग का पिछले वीडियो में ही हम लोग डिस्कस किया था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है। हम लोग का करेक्शन का जो टाइमिंग होता है, करेक्शन का टाइमिंग के तहत चूंकि हम लोग का 9 दिन बीत चुका है और यहाँ से जो इम्पल्स वेव का टाइमिंग था ये हम लोग 30 डेज का था, तो उसके हिसाब से भी यदि क्या है तो हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिन में जो मिनिमम टाइम का रिक्वायरमेंट था वो भी पूरा हो जाएगा। और यदि हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो यदि हम लोग वॉल्यूम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हम लोग का ए वेव का जो वॉल्यूम था वो लो था, लेकिन इस बी वेव में हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। सी वेव में वॉल्यूम फिर से हम लोग का लो होगा और उसका फिर से हम लोग वॉल्यूम के साथ इंक्रीज कर जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग का वॉल्यूम भी हम लोग का कंफर्म कर रहा है, पैटर्न भी हम लोग का स्ट्रॉन्ग बी वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। और यदि हम लोग रिट्रेसमेंट की बात करें तो सभी रिट्रेसमेंट के भी रूल्स को फॉलो कर रहा है। यदि ट्रेंड लाइन की बात करें तो जैसा हम लोग आपसे अभी डिस्कस किए थे कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से टाइम बाद हम लोग का एक ऐसा करेक्शन होगा जिससे कि हम लोग का यहाँ पे एक नया पॉइंट का क्रिएशन होगा। और जब इस नया पॉइंट का क्रिएशन होगा तो जब हम लोग यहाँ से यदि इस 0 पॉइंट से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखें कि हम लोग का यहाँ से जो नया पॉइंट से हम लोग का सेकेंड वेव का फॉर्मेशन होगा, तो उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे नया पॉइंट का फॉर्मेशन होगा वही हमारा सेकेंड वेव होगा और उसके बाद फिर से हम लोग थर्ड वेव में हम लोग मूव कर जाएंगे। तो फाइनली हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि निफ्टी हम लोग का सभी टाइम फ्रेम का अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है। सिर्फ हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया था, हम लोग सेकंड वेव में है और फिर से हम लोग शॉर्ट टर्म के हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। शॉर्ट टर्म का भी हम लोग का जो टाइमिंग था यहीं से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और जैसा आप लोग जानते हैं शॉर्ट टर्म हम लोग का 3 मंथ्स का होता है, जिसके तहत हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म पूरा हो चुका है। सेकंड हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म में इंटर किए हैं, करेक्शन में इंटर किए और फिर से हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। उसके बाद हम लोग का शॉर्ट टर्म का कंप्लीट करेगा और इस तरीके से हम लोग सभी टाइम फ्रेम का हम लोग पोजीशन बनाते हुए आगे की ओर बढ़ते रहेंगे और स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।